हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की है और फार्माकोलॉजी में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट किया है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पार्ट वन कंप्लीट किया है। पार्ट वन में हमने एब्जॉर्प्शन को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को। हमने पार्ट वन में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप लोग पहले वो देखिए, उसके बाद आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको वहीं से सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा और फिर आप उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, व्हाट डज बॉडी डू ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है। जब हम जो लेट्स सपोज हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं या फिर इंजेक्टेबल रूट से हम जो ड्रग लेते हैं, हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, इसको हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। इफ इन्वॉल्व फोर प्रोसेस और इसमें हमारे पास है फोर प्रोसेस निमोनिक एड में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन को मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है और अब हम दूसरा प्रोसेस स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को। लेट सपोज हमने ओरल रूट से या इंजेक्टेबल रूट से या रेक्टल रूट से एक्सेट्रा और भी रूट से हमने उनसे ड्रग ले लिया। लेट सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग ले लिया और वो ब्लड में पहुंच गए एब्जॉर्प्शन में, वो ब्लड में अब वो ड्रग पहुंच गया है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर ऑर्गन के पास जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम डिफिनेशन देखें, इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू द इंटेस्टिनल फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेट सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया, वो हमारी ब्लड में चला गया। अब वो मुख्तलिफ सेल्स के पास जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के पास जाएगा। जो ड्रग्स जो जिस ऑर्गन के पास जाएगा वो ऑर्गन तो बेसिकली सेल से ही बना हुआ है। वो उन सेल के पास एक जो एक्स्ट्रा सेल, उसके पास जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वो ड्रग वहां पर जाएगा। लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये ब्लड वेसल है और इसमें ड्रग्स मौजूद है, एब्जॉर्ब हो चुका है, हमने ये डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब ये ड्रग्स जाएगा सेल्स के पास, जो ऑर्गन के पास ये ड्रग्स जाएगा वो उनके सेल्स के पास है। जब लेट्स सपोज ये सेल है, डिफरेंट सेल है और इनके इर्द गिर्द ये फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। अब ये ड्रग्स जाएगा ये ड्रग जाएगा अब इस एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये ड्रग अब आएगा, इस तरह से सेल के पास ये ड्रग आ जाएगा और कुछ ड्रग्स यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। इन सेल के ऊपर इनके कुछ रिसेप्टर होंगे, ये ड्रग यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा इस तरह और अपना एक्शन शो करेगा। ये कुछ तो एक्स्ट्रा सेल्युलर के पास आएगा और कुछ सेल के ऊपर ही रिसेप्टर के ऊपर ही बाइंड हो जाएगा। और ये हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन होता है। पैसिव डिफ्यूजन मींस, पैसिव डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझाया हुआ है एब्जॉर्प्शन टॉपिक में। पैसिव डिफ्यूजन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड पीटीपी, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ड्रग्स जाता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नाउ यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। Distribution is very important step of pharmacokinetic because in which reach to bind with receptor and pharmacological action. Basically अब हमने oral route से लेट सपोज ड्रग ले लिया, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो हमारा तो ये मकसद नहीं है कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा तो मेन मकसद ये है कि ये अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। जो हमने लेट सपोज हमने हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए टेबलेट ले ली, वो पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड के पास बाद वो हमारे जो सर है, जो ब्रेन है, वहां पर जाएगी और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। ये इम्पोर्टेंट
फार्माकोकाइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर ये ड्रग मीन्स ये कुछ नहीं कर सकते। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा फिर वो ड्रग लेने का फायदा ही क्या है। अब हम इसके बाद देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ये कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ड्रग्स। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ड्रग, इसमें पहला है ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो। अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो लेट्स सपोज आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपसे, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ब्रेन, किडनी, लीवर, लीवर हो गया, यहाँ पर टिश्यू हो गई या फिर स्केलेटल मसल हो गया, स्केलेटल मसल। ब्लड फ्लो, अब जब हमने ओरल रूट से ड्रग ले लिया, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ब्लड की फ्लो, अब उन ब्लड में ड्रग्स मौजूद हैं। जब वो ब्लड तो बेसिकली सबसे ज्यादा जहां पर जाएगा, जिस ऑर्गन के पास ज्यादा ब्लड जाएगा उसमें वो ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां पर अपना वो ड्रग भी ज्यादा जाएगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर ब्लड की फ्लो ब्रेन में ज्यादा होती है, तो ब्रेन में ज्यादा होती है, किडनी में ज्यादा होती है और लीवर में ज्यादा होती है ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, मोर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सब कम ब्लड फ्लो टिश्यूज में कम होती है और स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो कम होती है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की कंसंट्रेशन लो होगी। तो ये हो गया ब्लड फ्लो। अब हम लिपोफिलिसिटी की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है लिपोफिलिसिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिपोफिलिसिटी। अब लिपोफिलिसिटी क्या है? लेट्स सपोज जो ड्रग्स ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो ज्यादा सेल्स के पास जाएगा। जो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड का बना हुआ है, और जो ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल के पास चला जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिड soluble drug directly proportional to distribution। अगर जो ड्रग ज्यादा लिपिड soluble होगा तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये होगा लिपोफिलिसिटी। और इसके बाद अगर हम कैपिलरी परमेबिलिटी की बात करें तो थर्ड वन है कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी, अगर हम कैपिलरी परमेबिलिटी की बात करें, कैपिलरी परमेबिलिटी जो परमेबिलिटी मींस लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल है, इनमें रक्त की कंसंट्रेशन ड्रग मौजूद है, ड्रग प्रेजेंट है, ड्रग में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब ये ड्रग सेल के पास जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। लेकिन जो ड्रग ज्यादा जाएगी वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। परमेबिलिटी मींस ड्रग मूव करना एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे परमेबिलिटी जिसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। तो जो ड्रग ज्यादा जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। जो ब्लड ड्रग सेल के पास ज्यादा जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो परमेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन, परमेबिलिटी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई डिस्ट्रीब्यूशन के पास। और अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो पहले परमेबिलिटी है ब्लड ब्रेन, जिसके हम BBB से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें, जब ड्रग्स हमारे ब्रेन में जा रही है, लेट्स सपोज हमने जो
ड्रग ले लिया और उसका कम हेडेक है या फिर और जो लेट सपोज हमने ब्रेन के लिए एक टेबलेट ले ली तो वो ब्रेन में जाएगी, ब्लड सेल के साथ वो मूव करेगी थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के जरिए, वो ब्लड में जाए, ब्लड के जरिए ब्रेन अब जाएगी। तो ब्रेन में जब वो जाएगी तो वहां पर लेट सपोज यहाँ पर ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है ब्रेन और इनमें वो रग्स प्रेजेंट है। अब जब ये ब्रेन सेल्स के पास जाएगी, ब्रेन सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, वहां पर जो सेल्स होगा वो इस तरह से होगा, वहां पर जो सेल्स होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मैं आपको समझाता हूँ, वहां पर जो सेल होगा वो लेट सपोज इस तरह से होगा, लेट सपोज ये जो सेल्स हैं, अब ये ब्लड सेल ड्रग्स इन सेल्स में जाएगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इन सेल के ऊपर टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन वो ड्रग्स को इनके अंदर जाने नहीं दे रही, इन सेल्स के अंदर जाने नहीं दे रही। तो ये तो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। जो ड्रग ज्यादा, ये भी लिपिड बने हुए हैं, जो ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी वो इजीली इसको क्रॉस करेगी और जाएगी। तो इसलिए जब हम ब्रेन टेबलेट लेते हैं तो वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो कभी भी हाइड्रोफिलिक नेचर नहीं होता। यहाँ पर जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा वो इन सेल्स को क्रॉस नहीं करेगी, वो नहीं जाएगी। और इसकी कंपेयर अगर हम और सेल्स को देखें, बॉडी सेल्स को, तो उसके ऊपर जो जंक्शन होता है वो टाइट जंक्शन नहीं होता, वो इस तरह के होता है, उनमें कुछ क्रीज स्पेसेस होते हैं, तो वहां पर ड्रग इजीली जा सकता है, ड्रग इजीली जा सकता है, वहां पर जो स्पेस है वहां पर हाइड्रोफिलिक ड्रग भी जा सकता है। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्रॉस नहीं कर सकती, उसके लिए हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ अगर हम प्लेसेंटा बैरियर की बात करें, प्लेसेंटा बैरियर, अगर हम प्लेसेंटा बैरियर की बात करें तो जो फीटस, जो क्रेनियल टॉर्नेट होती है उसका जो फीटस होता है, तो वहां पर भी इस तरह के टाइट जंक्शन होते हैं, वहां पर भी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स मूव नहीं कर सकी, वहां पर भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही जा सकता है। और इसके बाद बात आती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, थर्ड वन, फोर्थ वन है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल से, लेट सपोज मेरे पास एक ब्लड वेसल और ये ड्रग्स मौजूद है, ये इसमें ड्रग्स है, ये इनमें ड्रग्स मौजूद है, प्रेजेंट है। अब ये चलिए थोड़ा इजी कर रहे हैं, आपको शायद दिखाई ना दे। तो ये है ब्लड वेसल, इनमें ड्रग्स प्रेजेंट है, काम नहीं कर रहा है, इनमें ड्रग्स प्रेजेंट है, सब इस तरह के ड्रग्स प्रेजेंट है। और ये कुछ इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन है वो ड्रग्स है, जो ग्रीन कलर का है वो ड्रग्स है जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। जो ड्रग, ये जो ब्लैक कलर का है ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन है। बेसिकली ब्लड में अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है और जब हम ड्रग्स लेते हैं वो हमारी ब्लड में जाती है तो वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो उसके साथ टाइट बाइंड हो जाती है। जब वो बाइंड हो जाती है तो वो फिर इजीली सेल्स के पास नहीं जाती, क्योंकि इसका साइज फिर लार्ज हो जाता है, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी या फिर एयर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, तो वो उनके जरिए जाएगी। लेट सपोज जो बाइंडिंग ड्रग नहीं होगा, जो फ्री ड्रग होगा, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल्स के पास जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। जो ड्रग फ्री होगा वो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी, और जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होगी वो इसलिए अपना एक्शन शो नहीं करेगी।
तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जो ड्रग्स बाइंड होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, जो फ्रीली होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। जैसे कि बात, और अगर मैं आपको समझाऊं, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, इनमें एक जो एसिडिक ड्रग होता है, एसिडिक ड्रग, चलो यहाँ लिखी था प्लाज्मा प्रोटीन, जो एसिडिक ड्रग होते हैं, एसिडिक ड्रग, जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। जो एसिडिक ड्रग होगा, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लिपिड प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो लिपिड ड्रग होगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, जो एसिडिक ड्रग होगा, जो एसिडिक ड्रग होगा, एसिडिक ड्रग वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, और जो बेसिक ड्रग होगा, बेसिक ड्रग जो अल्कलाइन, जिसे हम अल्कलाइन, जो अल्कलाइन ड्रग होगा वो अल्फा वन यहाँ पे क्या, वो अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। जो ड्रग अल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, वो अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा हमारे ब्लड में। जो एसिडिक होगा वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग्स बाइंड होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, और जो फ्रीली होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। जो ड्रग्स बाइंड होते हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा या अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो बाइंड होते हैं, वो फिर उसकी साइज लार्ज हो जाती है, वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है। और इसके बाद अगर हम अदर फैक्टर की बात करें, तो अदर फैक्टर में हमारे पास आता है, सपोज यहाँ पर अदर फैक्टर में आता है ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी। जिस बंदे को ओबेसिटी, उसकी मतलब उसमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा लिपोफिलिक होगा, तो ये ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब हर पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो एज होगा, एज जिसकी एज ज्यादा होगी, तो एज के लिहाज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, हर बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती है। और इसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है थर्ड वन, रीअरेंजमेंट ऑफ ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स। लेट सपोज आपने ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया, लेट सपोज आपके मसल क्रैम्प आ गए हैं, मसल फैटीग आ गया है, आपने उसके लिए ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया। लेट सपोज आपने ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया, वो ब्लड में चला गया। अब वो ब्लड में चला गया, लेट सपोज वो ब्लड में वो ड्रग्स सीधा हार्ट में गया, फिर उसके बाद ब्रेन में चला गया, फिर उसके बाद वो स्टमक में, फिर उसके बाद वो लेट सपोज लीवर चला गया, तो फिर लास्ट में वो स्केलेटल मसल के पास आया, और आपका जो मसल फैटीग का उसने ट्रीट किया, आपकी जो मसल पेन थी उसने वो उसे ट्रीट किया, और आपकी मसल पेन को जो सिम्टम थे वो खत्म हो गई। तो वो, और लेट सपोज आपने इंजेक्टेबल रूट से ड्रग दे दिया, फिर वो ब्लड में जाएगी, मीन्स वो हर ऑर्गन के पास वो ब्लड जाएगी, लेकिन वहां पर उनका जो काम नहीं होगा, वो अपना एक्शन शो नहीं करेंगे, वो अपना ही टारगेट पर आएगी, उनका अपना ही रिसेप्टर के ऊपर वो बाइंड होंगी, और अपना एक्शन वहीं पर ओनली शो करेगी। रिसेप्टर के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको फिर उनसे इतनी समझ आ जाएगा रिसेप्टर के बारे में। तो ये हो गया आज का मेरा लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मैंने आपको कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, और किस तरह अपना एक्शन शो करता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में हम इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा। तो ये हो गया आज का मेरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा, और तब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। अल्लाह हाफिज़।